फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। इससे पहले देखिए मैंने टीचिंग का मैंने कर दिया है, यानी कि वो फैक्टर जो टीचिंग से रिलेटेड है वो मैंने पहले वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम लर्नर से रिलेटेड कवर करेंगे। तो देखिए इसमें आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसमें। तो देखिए अगर आपको इसका डेली वीडियो PDF नोट्स चाहिए, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करके आप PDF नोट्स ले सकते हैं और रेगुलर क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए लर्नर कैसे इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो लर्नर, आप देखिए जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसमें लर्नर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ है टीचर, एक तरफ है लर्नर। तो देखिए जब टीचर पढ़ाते हैं वो किसको पढ़ाते हैं, वो हमेशा लर्नर को पढ़ाते हैं ना, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट किससे सीखते हैं? टीचर से सीखते हैं। तो यानी कि क्या है, जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो होती है टीचिंग, और जब बच्चे उनसे पढ़ते हैं तो टीचर यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप देखिए मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, तो वो पढ़ाएंगे किसे? इसलिए लर्नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो देखिए इसमें क्या है कि कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, प्रायर नॉलेज है, एज है, लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन है। किसका है ये? लर्नर का। ऑफ द लर्नर्स इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। आप देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये लर्नर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बनती है या नहीं बन पाती। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे, हम एक एक डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की। अब देखिए एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने की क्षमता, कुछ करने का एप्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर है उसका जो एप्टीट्यूड है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे देखिए रिसर्च स्टडी में पाया गया है कि जो हायर लेवल का जो एप्टीट्यूड होता है वो परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है लर्निंग में। यानी कि अगर एक लर्नर है उसमें बहुत हायर लेवल का एप्टीट्यूड है, बहुत हायर लेवल की कुछ एबिलिटी है कुछ करने के लिए, जो उसकी परफॉर्मेंस है और भी बढ़िया होती है। जैसे मान लीजिए देखिए आप हैं, आप मास्टर है हर एक चीज़ में, आपको हर एक चीज़ का पता है, तो आप में बहुत सारी नॉलेज है, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी? बेस्ट होगी। आप पहली ही बार में क्या है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, पहली ही बार में कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। बहुत एडवांस लेवल का स्टूडेंट है, आपको बहुत ज़्यादा यानी कि नॉलेज है, तो आप पहली ही बार में यूपीएससी इनकी आईएएस क्रैक कर लेंगे। तो ये होता है आपका एप्टीट्यूड, आप कुछ करने की आप में नॉलेज है, आपका कुछ एबिलिटी है, तो आप उससे जल्दी से कर पाएंगे। इससे क्या है कि साथ में आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी आती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी गलत है। जब आप देखिए कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि बुक पढ़ने के साथ क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है ये बुक नई है या पुरानी है, ये अच्छी है या बुरी है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है एटीट्यूड। आपका देखिए एटीट्यूड होता है लर्नर का पॉजिटिव और होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपको यानी कि लर्नर को हर एक चीज़ आती है, तो आप में क्या है कि कॉन्फिडेंस तो होता है, साथ में क्या है आप में ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार आ जाता है। तो वो आपके लिए सही नहीं है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव मतलब आपको हर एक चीज़ आ गई, आप उसे सीखते गए आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज़ किया। नेगेटिव में क्या है कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और आपने क्या किया, आपने ये सोचा कि हाँ मुझे आता है तो इसे मैं ही कर पाऊँगा, है ना। तो ये है। तो एटीट्यूड देखिए क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी हमेशा हेल्प करेगा आपको हर एक चीज़ सीखने के लिए, लेकिन ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका ओपन माइंडनेस है, जो चेयरफुलनेस है, प्रिजुडाइज है, अफेक्शन है, ये आपकी शेप देगा आपको आपके पर्सनैलिटी में, है ना। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप हर एक चीज़ सीखेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जैसे आपने पेपर 1 पेपर 2 की अच्छे से तैयारी कर ली, आप सीखते गए वो जो नॉलेज जो है आपके दिमाग में आती गई, तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा लर्नर को क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, आपको ये लगता है कि हाँ हम सबसे बढ़िया कर रहे हैं, टीचर बेवकूफ़ है, बुक्स बेवकूफ़ है, आपको जो होता है वो सबसे बढ़िया, वो क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड। इसलिए पॉजिटिव को अपनाइए, नेगेटिव को हटाइए। सो देखिए नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। अब देखिए पर्सनैलिटी क्या है, ये जो पर्सनैलिटी है लर्नर की, ये इम्पैक्ट करती है लर्नर के ऊपर। आप देखिए कि जो इंट्रैक्शन होता है ना, यानी कि हिज इंट्रैक्शन विद अदर्स विल डिपेंड ऑन हिज पर्सनैलिटी। आपके देखिए वो जो पर्सनैलिटी मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से मिलते हैं, है ना। किसी पर्सन से जब आप मिलते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आपको वो क्या है, आपके ऊपर क्या है, वो अपना इफ़ेक्ट डालती है। तो आपको वो अच्छा लगने लगता है ना। कुछ व्यक्ति हैं, देखिए कुछ पर्सन आपको वो अच्छे नहीं लगते, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना। कईयों को बात करने की तमीज़ नहीं होती, तो पर्सनैलिटी क्या है उनकी, नेगेटिव है। कई बहुत पोलाइट बात करते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो पॉजिटिव है। सो देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स सच एज एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेशनेस, neuroticism and openness are related to job performance, academic achievement, leadership, well-being। आप देखिए पर्सनालिटी, आप देखिए जो हमारे लीडर होते हैं देश के, उसने उसकी पर्सनालिटी देखिए, है ना। हम कहते हैं ये लीडर बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, ये लीडर घटिया है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी इमेज ही वैसी बन जाती है। तो पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि आप सुंदर हैं या आप सुंदर नहीं हैं। पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको जो चीज़ समझ में आती है, आप उसे कैसे दूसरों के सामने रखते हैं, है ना, वो है पर्सनालिटी आपकी। देखिए प्रायर नॉलेज, हमेशा प्रायर नॉलेज जो होती है वो बहुत काम आती है लर्नर के। अब देखिए जो मान लीजिए जो लर्नर है उसकी जो पर्सनैलिटी, जो प्रायर नॉलेज काम आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैथ के बारे में पता है कि मैथ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। आपको पता है मैथ रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है, डीआई कैसे सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूले सारे पता है, तो आप उसे ईजिली कर लेंगे। अब देखिए मान लीजिए जिन बच्चों को डीआई पता नहीं है, मैथ्स के बेसिक पता नहीं है ना, तो वो कैसे उसे कर पाएंगे सॉल्व। आप ये भी देखिए ना, जो बच्चे कहते हैं मेरे को डीआई बहुत मुश्किल है, मेरे को मैथ बहुत मुश्किल लगता है, रीजनिंग बहुत मुश्किल लगती है, उनको क्या है, उनको प्रायर नॉलेज है नहीं, उनके लिए वो नया सब्जेक्ट है। जब आप उसे करने लगेंगे, है ना, तो आपको वो चीज़ आसान लगेगी, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। आप देखें यहाँ पे लिखा है कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं पता, यानी कि आपको प्लस माइनस डिवाइड, है ना, मल्टीप्लाई नहीं पता, तो आप जो है एडवांस लेवल के मैथ कैसे सीख पाएंगे। सबसे पहले क्या है कि आपको बेसिक सीखना होगा। आप देखिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना, पेपर 1 को। तो उसके लिए क्या है, आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। सो देखिए प्रायर नॉलेज अगर आपको हो किसी सब्जेक्ट की, तो आप उसे बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता है, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं ना, फैक्टर ऑफ एक्टिंग टीचिंग का, तो अगर आपको ये पहले पता होगा तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है एज। एज देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। आप देखिए जब हम छोटे होते हैं, तो जो हमारी जो एज छोटी होती है, हमें क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज़ सीखने की, है ना। तो जब हम किड्स होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हम हर एक चीज़ सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं, न्यू नॉलेज के लिए। हम ये देखते हैं कि न्यू नॉलेज, आप देखिए जो छोटे बच्चे हैं सवाल पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है कि उनको नई नॉलेज सीखने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस होते हैं। लेकिन जब जब हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी लेवल क्या है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए तो एज लेवल बहुत ज़्यादा फैक्टर है। अब आप देखिए जब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन जब आपने यूजीसी नेट की तैयारी की या जब आप पढ़ते गए आपका मन ऊब गया। क्यों? आप देखिए जब आप एक ही काम लगातार करते रहेंगे आपका मन ऊब जाएगा, है ना। आप लगातार टीवी देखते रहेंगे तब भी आपका मन ऊब जाएगा। इसलिए देखिए हम बचपन से लेके, हम जब 3 साल के थे तब से लेके अब तक पढ़ते जा रहे हैं, अब हमारा मन क्या है, ऊबता जाता है। तो एज लेवल बहुत बड़ा डिफरेंस है। हालांकि देखिए जब छोटे बच्चों को नॉलेज कम होती है, बड़े बच्चों को ज़्यादा होती है, तो ये तो बात है ये। लेकिन जब हम देखिए छोटे होते हैं, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लेवल ज़्यादा होता है, बड़े होने पर वो कम हो जाता है। सो इसलिए क्या है, तो इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस में क्या है, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द डिफरेंट लर्नर। अब आप देखिए जो डिफरेंट लर्नर है, यानी कि जो डिफरेंट लर्नर है, तो उसमें क्या है कि जो उनका लेवल जो है डिफरेंट है। आप देखिए जो डिफरेंट लर्नर मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए आप लर्नर हैं, मैं लर्नर हूँ, आपका दोस्त लर्नर है। उसमें क्या है कि उसका समझने का नज़रिया अलग है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कुछ भी कोई कंटेंट है वो आपको जल्दी से समझ में आएगा, है ना। जैसे देखिए कोई सम लर्नर है, वो हर एक चीज़ को आसानी से समझ लेंगे फटाफट, है ना। वही कंटेंट को समझ के लिए दूसरे क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर क्या है, हमें चीज़ों को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, री इन्फोर्स करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत चीज़ को जल्दी सीखते हैं, बहुत ज़्यादा है कि वो बहुत कम सीखते हैं, चीज़ को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते। तो ये है इंटेलिजेंस लेवल का फ़र्क है। सो देखिए मोटिवेशन क्या है, नेक्स्ट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए कि मोटिवेशन जो है वो कोर है लर्निंग का, है ना। मान लीजिए कि कहीं पे आप रुक जाए, है ना, तो उसमें क्या है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप देखिए जैसे बाइक रुक जाए, है ना, कोई व्हीकल रुक जाए, वहाँ पे पेट्रोल डाल के उसे चलाना पड़ता है ना। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए आपने
कि एग्ज़ाम दिया, आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, है ना, तो आपके अंदर क्या है, मोटिवेशन का लेवल ज़ीरो हो जाएगा। फिर आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा आपको, फिर क्या होगा, फिर आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए 4 बार एग्ज़ाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप सोचते हैं कि बाकी बच्चे पहली बार में कैसे कर लेते हैं, मेरा तो 4 बार में नहीं हुआ। तो आपको फिर मोटिवेशन देते हैं कि देखिए आप दिन रात पढ़िए, आप ऐसे करिए, वैसे पढ़िए, आपका हो जाएगा। तो आप उससे क्या है, मोटिवेट होते हैं, है ना, वो चीज़ है। तो देखिए इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको तरह तरह की इसमें एग्जांपल दी जाती है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे आपको नौकरी करनी है, जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या है, आपको पता है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना ज़रूरी है ना। कहीं पे आप नौकरी करते हैं तो आपको बेटर सैलरी चाहिए, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, है ना, मोटिवेशन आप में आती है। बिजनेस को सक्सेस करनी है तो आपके अंदर आती है ना, कोई हॉबी है आपके अंदर आती है। अगर आपकी जो पेरेंट्स की जो कोई विश है, अगर आपको उसे पूरा करना है तो आप में उसे क्या है, आप में क्या है कि आप में उसे आप में एक मोटिवेशन आता है ना। आप कहते हैं मेरे मदर या फादर का सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, है ना, तो उसमें क्या है कि आप में मोटिवेशन आती है, तो ये हमेशा आपके साथ रहती है। तो देखिए नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल। आप देखिए लर्निंग स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग स्टाइल में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए लर्निंग स्टाइल है सबका अलग अलग। कुछ बच्चे जो है वो साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस में पढ़ना अच्छा समझते हैं, कुछ को म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ना, कुछ म्यूज़िक हल्का हल्का गा के पढ़ते हैं, कुछ क्या है कंप्लीट साइलेंस में पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ जो है वो दूसरों से डिस्कशन करके सीखते हैं, कुछ जो है वो अकेले स्टडी करते हैं, है ना। कुछ ई बुक्स को यानी कि ऑनलाइन बुक्स को प्रेफर करते हैं, कुछ क्या करते हैं साथ में मोर कंफर्टेबल होते हैं टेक्स्ट बुक से, कुछ कहते हैं पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ई बुक से पढ़ लेंगे, कुछ कहते हैं हम होम डिलीवरी बुक से, हार्ड कॉपी से वहाँ से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, लर्निंग स्टाइल है अलग अलग का। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो लर्नर को क्या है, कंफर्टेबल बनाता है। इन्वायरमेंट क्या है, क्लास में जब टीचर आपको पढ़ाते हैं, बच्चे क्लास में जब पढ़ते हैं उनसे, तो उनसे क्या है कि जो एक इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, यानी कि टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाना, है ना, जब टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट क्या है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बात टीचर पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएंगी अगर वो शोर मचाएंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बच्चे क्या है कि ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना, ग्रुप में पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है उनमें। कुछ बच्चे देखिए लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनका एनवायरनमेंट वैसा है। आप देखिए लाइब्रेरी एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिल्कुल शांत। तो वैसे कुछ देखिए कि कुछ अकेले पढ़ते हैं, तो लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें पढ़ा जा सके। क्लास में टीचर पढ़ाएंगे, अगर बच्चे चुपचाप सुनेंगे तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अगर बच्चे अच्छे से नहीं सुनेंगे तो वो क्या है, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट है। हेल्थ बहुत अच्छी बात है। देखिए हेल्थ में क्या है कि एबिलिटी टू लर्न, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ पुअर है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए जब आप बीमार हो जाएंगे तो आप पढ़ के देखिए पढ़ ही नहीं होगा, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी आई साइट वीक है, तो उनको क्लास में फर्स्ट रो में बिठाना पड़ता है टीचर को। मान लीजिए वो पीछे बैठेंगे, टीचर क्लास में जो भी पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी होना ज़रूरी है। आप देखिए हेल्दी शरीर होगा तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग रिलेट टू स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पोर्ट मटेरियल की बात करते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल है, ऑडियो वीडियोस है, ऑनलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन टेस्ट है, अदर टीचिंग एड्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं टीचिंग लर्निंग के ऊपर। आप देखिए पहला ज़माना था जब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, फिर वाइट बोर्ड है ना, तो अब क्या है डिजिटल बोर्ड है। तो ये क्या है कि ये स्पोर्ट मटेरियल है, पढ़ाना तो सेम ही है, पढ़ाना तो टीचर नहीं है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग है। तो देखिए जैसे पहला स्टडी मटेरियल में क्या आएगा कि इसका जो लेवल देखिए आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल का, आप देखिए जब भी लेंथी मटेरियल होगा, है ना, लेंथी मटेरियल होगा, उसमें क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा, आप सुन नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। लॉन्गर मटेरियल क्या है, हमेशा ही पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट होता है। आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि 6 महीने में एग्ज़ाम आपका होता है, तो आप वो चीज़ पढ़ें कि जो आपको फटाफट याद हो जाए। लेकिन देखिए अगर आप 10,000 पेज की बुक्स पढ़ते हैं, वो तो 2 साल में ख़त्म नहीं होंगी, है ना। वही आपको 1000 पेज की बुक दे दी जाए तो आप उसे आसानी से पढ़ लेंगे। यानी कि लेंथी मटेरियल पढ़ने की बजाय अगर आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी से समझ में पाएंगे।
है ना। इसलिए बहुत लंबा लेक्चर तो आप उसे सीख ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए शॉर्ट लेक्चर तो आप उसे आसानी से देख पाएंगे। ऑडियो एड्स क्या होते हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ सुनते हैं, यानी कि जब हम चीज़ों को सुनकर सीखते हैं, है ना, सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि जब स्टूडेंट सुनकर चीज़ों को सीखते हैं। जैसे देखिए रेडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ रिकॉर्डिंग्स है जैसे आप सुनते हैं, ऑडियो प्लेयर्स है जिसमें आप सुनते हैं, टेलीफोन में अगर आप कुछ सुनते हैं, मोबाइल में जैसे सुनते हैं, ऑडियो सीडी में सुनते हैं, जो चीज़ आप सुनकर सीखते हैं तो वो क्या है, ऑडियो एड्स। विजुअल क्या है, विजुअल एड में क्या होता है कि आपको कि उसमें सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता, है ना, जो आप आंखों से देख सकते हैं। जब आपने कानों से सुना वो क्या है, ऑडियो एड्स। जब आपने आंखों से देखा वो क्या है, वीडियो एड्स। जैसे देखिए स्लाइड्स है, चार्ट्स है ना, तो वो क्या है, आप देख रहे हैं। आप देखिए जब आप पावर पॉइंट देखेंगे, जब आप स्लाइड्स देखेंगे, वहाँ पे क्या है, सिर्फ आप देख रहे हैं, वो है विजुअल ऐड। जैसे फ्लैश कार्ड है, पोस्टर है, पिक्चर है, ग्राफ है, साइलेंट फिल्म है ना, मैप्स है, डायग्राम है, डिस्प्ले बोर्ड है, समरी कार्ड्स है, प्रोजेक्टर है, जिसे आप देख रहे हैं वो क्या है, विजुअल एड्स। यानी कि ऑडियो में क्या है, सुनाई देना, विजुअल में क्या है, दिखाई देना, है ना। विजुअल में कभी देखिए सुनाई नहीं देता। लास्ट में है ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि इसमें क्या है कि आपको दिखाई भी देता है, आपको सुनाई भी देता है। आप देखिए ऑडियो में सिर्फ सुनाई देता है, विजुअल में दिखाई देता है। ऑडियो विजुअल में दोनों ही चीज़ें आती हैं, सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, आप सुन भी पाएंगे, आप चीज़ों को देख भी पाएंगे। जैसे फिल्म स्ट्रिप है, कार्टून्स है, पपेट्स है, ड्रामा है, टेलीविज़न है, ऑनलाइन वीडियोस है, डॉक्यूमेंट्री है। अब जो देखिए यूट्यूब वीडियो है, तो जैसे मेरी वीडियो है, ये ऑडियो विजुअल ऐड के अंदर आती है क्योंकि आप इसे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स का देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस है ना, तो इसमें क्या है कि डिजिटल नेटवर्क है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, है ना, उसमें आपका जो लर्निंग है, आपका डायलॉग है, जो भी आप है, जन की ऑनलाइन का आपको सिंपल मैं बताता हूँ कि जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन कोर्स है ना, ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो आप घर बैठे सीखते हैं। जैसे आप देखिए मेरे को, आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, आप मेरे से फेस टू फेस सामने नहीं बैठे, है ना, तो आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे आप उसे देख सकते हैं। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट को, ऑनलाइन एनवायरनमेंट के लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पे आपको देखिए लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाता है, आप इंटरनेट के ज़रिए पढ़ सकते हैं, है ना। तो जिसमें क्या है कि आप ईमेल के ज़रिए, चैट रूम के ज़रिए, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचर पे, यानी कि जहाँ पे टीचर का फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो वो है ऑनलाइन कोर्सेज। तो जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप में पढ़ सकते हैं और आप ऑनलाइन जो है वो सीख सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट वही है देखिए कि जब आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पे देते हैं, मोबाइल ऐप में देते हैं, वो है ऑनलाइन टेस्ट। वहाँ पे क्या है कि जब आप अपनी डिवाइस में, जैसे मान लीजिए मोबाइल में आप अपने टेस्ट दे रहे हैं, है ना, वो है ऑनलाइन टेस्ट। तो जैसे आप देखिए कि जैसे आपने मोबाइल है, किसी ऐप को डाउनलोड किया, आपने उसमें टेस्ट दिया, वो क्या है, ऑनलाइन टेस्ट हो गया ना। इसलिए यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है कि स्टूडेंट को जब एग्ज़ाम दिया जाता है ऑनलाइन, तो उसमें क्या है कि आप अपने डिवाइस के ज़रिए एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, है ना। आपको सिर्फ क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है उसके अंदर। ऑफलाइन कोर्स क्या है देखिए कि ऑनलाइन को उल्टा, जहाँ पे आपको फिजिकल बाउंड्री, यानी कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं किसी कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आपको टीचर फेस टू फेस वो पढ़ाते हैं फिजिकली तौर पे। तो उसमें क्या है कि लिमिट होती है स्टूडेंट की। अब देखिए जैसे ही मेरा वीडियो है, ऐसे हज़ारों बच्चे देखेंगे, है ना, पूरे इंडिया के बच्चे देखते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑफलाइन में सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं वही। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपके शहर के बच्चे ही उस क्लास में जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कोर्स क्या आता है, इसे पूरे देश के बच्चे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो क्लास का साइज़ है, जो फैकल्टी है, जो फंड्स अवेलेबल है, वो यहाँ पे आते हैं। यानी कि क्लासरूम कैसा है, किस साइज़ में है, फैकल्टी कैसी है, कितने टीचर पढ़ाते हैं, फंड्स कैसा है, फंड्स मतलब कि क्लासरूम कैसा है, मतलब ओनली बोर्ड लगा है, डिजिटल बोर्ड लगा है, क्या है वहाँ पे, है ना। फिक्स टाइम होती है वहाँ पे देखिए, तो आपको उसी टाइम पे अटेंड करना होता है। वीडियो को तो जैसे मेरी वीडियो है, आप इसे रात को भी देख सकते हैं, अगले दिन भी देख सकते हैं, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी देख सकते हैं। वहाँ पे क्या है, ऑफलाइन में आपको उसी वक्त क्लास को अटेंड करना होगा, है ना। तो जैसे देखिए जो रिमोट एरिया है ना, वहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता, गैजेट नहीं होते, तो वहाँ पे क्या है कि ये ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आते हैं।
जो टीचर होता है देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट करता है स्टूडेंट में, ऑनलाइन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है, ऑर्गेनाइज मटेरियल मतलब कि जैसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, फिर रिसर्च, फिर करते करते ऐसे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है जो होता है ऑर्गेनाइज मटेरियल। ठीक है, यानी कि देखिए जो लॉजिकली ऑर्गेनाइज हो, जैसे पहला यूनिट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, है ना, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके पूरा। ठीक है, ऑर्गेनाइज मटेरियल। तो इसे क्या है कि आप जल्दी से सीखेंगे, है ना वो चीज़। जैसे मैं बीच में ही टीचिंग बंद करके रिसर्च स्टार्ट कर दूँ, रिसर्च बंद करके मैथ स्टार्ट कर दूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे क्या है कि आपको चीज़ों को अच्छे से करवाना। तो उसमें क्या है देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट। जब भी देखिए टीचर आपको पढ़ाते हैं वो आपको पहले सिंपल चीज़ पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर आपको टफ चीज़ पढ़ाते हैं, है ना वो चीज़ के, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि देखिए इससे क्या है कि अगर आपको पहले टफ चीज़ पढ़ा देंगे, बाद में सिंपल पढ़ाएंगे, टीचर की एनर्जी भी यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फैक्टर्स एक्टिंग टीचर रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आप देखिए इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी होती क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे क्लासरूम है, सेमिनार रूम है, प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें ये है जो स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है ना वो चीज़, वो क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्टूडेंट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इफेक्टिव टीचिंग देनी है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। मान लीजिए क्लास में वाइट बोर्ड ही ना हो, ब्लैक बोर्ड ही ना हो, है ना, क्लास रूम ही ना हो, तो स्टूडेंट सीखेंगे कहाँ पे, सड़क पे थोड़ी सीखेंगे वो। इसलिए क्लासरूम का होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड का होना ज़रूरी है, ऐसे करके। सो देखिए क्लासरूम का होना ज़रूरी है। क्लासरूम कहाँ पे आता है, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में आता है क्लासरूम। यहाँ पे क्या है कि जब बोथ स्टूडेंट यानी कि बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न, यानी कि क्लासरूम सबके लिए एक जैसा ही होता है, चाहे वो छोटे बच्चों के लिए चाहे वो बड़े बच्चे के लिए हो। तो यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सभी तरह के, वो जैसे यानी कि देखिए प्री स्कूल है उससे लेके यूनिवर्सिटी तक, सभी में क्या है यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे क्या है क्लासरूम होती है। क्लासरूम का मतलब क्या है कि जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है बच्चों के बच्चों को टीचर के द्वारा, है ना वो सारी चीज़ें, तो वो है क्लासरूम। क्लासरूम में क्या है आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ पे आप बैठ के आसानी से सीख सकते हैं, है ना। आप में क्या है कि आपको आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी कि कमरा बनाया गया है, सिर्फ आपका टीचर के ऊपर ध्यान होगा, टीचर का आपके ऊपर ध्यान होगा, आपका किसी और जगह पे ध्यान नहीं होगा। सेमिनार रूम क्या है, देखिए सेमिनार का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो होता है सेमिनार रूम। अब देखिए सेमिनार रूम जो है वो स्टडी वर्क को भी कह सकते हैं। आप देखिए वहाँ पे टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन सेमिनार में क्या है कि मान लीजिए 1000 बच्चा है या 500 बच्चे हैं, है ना, तो एक जगह में एक हॉल में इकट्ठे करके वहाँ पे भी टीचर उसे करवा सकते हैं, वो होता है सेमिनार। यानी कि जब ज़्यादा क्लास को पढ़ाना हो तो होता है वो सेमिनार रूम। इसमें बेसिकली स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है, स्टाफ को इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, और साथ साथ में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, जैसे बहुत अच्छे से टॉपिक है, तो अब क्या होता है वहाँ पे बाहर से भी टीचर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 500 बच्चे इकट्ठे हुए एक जगह पे, 5-6 टीचर बाहर से भी आ गए, आपको एक स्पेशल टॉपिक वो समझाते हैं, वो होता है सेमिनार रूम। यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लास में देंगे 50 बच्चे होंगे, सेमिनार रूम में 5 बच्चे होंगे, यानी कि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो। प्रोजेक्टर क्या है कि देखिए जहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं, जैसे आप देखिए मूवी थिएटर में जाते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर देखिए जैसे लाइट पड़ती है तो आपको मूवी दिखती है, तो लाइट कहाँ से पड़ती है, लाइट पड़ती है प्रोजेक्टर से। ठीक है, प्रोजेक्टर से लाइट पड़ती है, तो वो होती है, ठीक है, वो होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे लाइट पड़ेगी वो होता है प्रोजेक्टर। तो इससे क्या है देखिए जैसे पावर पॉइंट है, जैसे आप ये देखिए स्लाइड्स है, जैसे इसको मैं प्रोजेक्टर में लगा के आपको स्क्रीन पे जैसे आप देखेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, है ना। यानी कि वो चीज़ जो बच्चों को दिखाई जाती है प्रोजेक्टर के जरिए, तो इससे क्या है टीचर को लिखना नहीं पड़ता। प्रोजेक्टर का फ़ायदा क्या होता है कि टीचर को ब्लैक बोर्ड पे लिखना नहीं होता, सिर्फ बच्चों को इमेज दिखाई जाती है, वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है पहले ही, तो बच्चे उससे क्या है आसानी से सीख पाते हैं। यहाँ पे क्या है क्लासरूम में स्टूडेंट को ये अच्छे से नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड का मतलब क्या है, देखिए आप देखेंगे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे चौक पे लिखा जाता है ना, चौक से लिखा जाता है जिस पे। तो वाइट बोर्ड क्या है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल वेरिएशन होता है,
जहाँ पे आप रीराइटेबल यानी कि अगर आप जैसे स्कूल में होता है ना, व्हाइट बोर्ड पे लिख के मिटा देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी लिख के मिटाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चौक का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे मार्कर का इस्तेमाल होता है ना। तो ये चीज़ है इसमें। तो जो वाइट बोर्ड है देखिए, वो ब्लैक बोर्ड की जगह पे आजकल इस्तेमाल होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी। तो यहाँ पे क्या है कि आप कलर्ड मार्कर से लिख सकते हैं, है ना। कलर मार्कर से आप इजीली लिख सकते हैं, तो आप उसे फिर से तो देखिए नेक्स्ट बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए अगर आप टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो उसमें लर्निंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। देखिए सेफ अगर जो एनवायरनमेंट होगा तो उसमें क्या है कि जो टीचर बहुत ज़्यादा हाई एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन जो होगा, उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट के साथ। यानी कि देखिए अगर सेफ़ इन्वायरमेंट होगा तो टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से बच्चे उसे सीखेंगे। तो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि देखिए जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं, तो उससे क्या है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होता है। रिलेशनशिप मतलब कि जैसे टीचर ने पढ़ाया, बच्चों को समझ नहीं आया, बच्चों के मन में कुछ सवाल थे, तो उसने क्या किया कि बच्चों के सारे सवालों का, प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दिया। So देखिए, if the teacher and learner are comfortable in the surrounding environment, then the learning will be effective as both the teacher student will be distract learning to effective learning। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अगर लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो इसमें क्या है कि जो आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, है ना। तो वैसा रूम होना चाहिए जहाँ पे कहीं भी शोर ना हो, है ना, नॉइस ना हो। अगर देखिए नॉइसी जगह होगी तो जितना भी अच्छा वहाँ पे टॉपिक चलता हो, टीचर जितना मर्जी अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन स्टूडेंट वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, लर्नर सेंटर इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमेशा लर्नर सेंटर इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, उसे क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट ब्रिंग कल्चर, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, स्किल एंड नॉलेज टू द एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है, उन्हें कैसे सीखना है, उन्हें बिलीव्स उनके कैसे है ना, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनमें स्किल कितना है, उनको कैसी नॉलेज देनी है, वो एक इन्वायरमेंट में सीख पाएंगे। देखिए जैसे शांत माहौल है, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब टीचर पढ़ाते हैं बहुत सारी बच्चों को नॉलेज मिलती है, उनमें देखिए स्किल आते हैं, है ना। तो जैसे स्किल है बच्चे के अंदर, एटीट्यूड है बच्चे के अंदर कि बहुत अच्छे से वो सीखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसके बिलीफ है कि हाँ अगर वो सीखेगा तो पहली बार में क्वालिफाई कर लेगा। तो उसमें क्या है कि हमेशा लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप देखिए लर्नर सेंटर जो टीचर बिल्ट ऑन ए कंसेप्चुअल एंड कल्चर नॉलेज ऑफ ई स्टूडेंट। अब देखिए लर्नर सेंटर एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें बच्चों में क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी कि कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज। कॉन्सेप्ट की नॉलेज मतलब कि जो आप टॉपिक को समझते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आप में क्या है, कल्चरल नॉलेज आती है। कल्चरल नॉलेज मतलब कि जब आप एक चीज़ को सीखते हैं, आप देखिए जैसे टीचिंग का कल्चर क्या है ना, तो वो आपको उसमें आता है, वो चीज़ उसमें आती है। आप किसी जगह पर किसी जगह की नॉलेज ले रहे हैं ना, आप पंजाब की नॉलेज ले रहे हैं, आप दिल्ली की नॉलेज ले रहे हैं, आप वहाँ का कल्चर देख सकते हैं वहाँ पे, है ना, वो चीज़। यानी कि जब आपके अंदर क्या है कि जब आप टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो आप में कॉन्सेप्चुअल कल्चर नॉलेज आती है, लेकिन किसमें, एक अच्छे इन्वायरमेंट में। क्योंकि देखिए अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अगर आप मेरी वीडियो शांत माहौल में सीखेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। क्लासरूम में इन्वायरमेंट क्या है, देखिए क्लासरूम इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन अ डिस्कशन वेयर द स्टूडेंट टू मच ऑफ टॉकिंग एंड कंस्ट्रक्ट देयर ओन meaning based on prior knowledge and experience. The teacher act as a bridge between new learning and what student already know। अब देखिए क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें देखिए यहाँ पे टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन देखिए जो बच्चों को चीज़ समझ में आती है, यानी कि देखिए बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले ही पता है जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चों को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जब टीचर पढ़ाते हैं जो उनको पहले नहीं पता है, कि नॉलेज तो है लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो इसमें क्या है, टीचर एक ब्रिज का काम करता है यहाँ पे स्टूडेंट में, जो उनको पहले पता है और जो टीचर न्यू नॉलेज देता है। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पूरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, है ना, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं सीखी होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो इसमें क्या है, एक ब्रिज का काम होता है, यानी कि जो बच्चों को पहले पता है, जब वो टीचर से सीखते हैं तो वो नई नॉलेज सीखते हैं, तो इससे क्या है, उनको नई नॉलेज सीखने में मदद मिलती है। तो एक ब्रिज का काम होता है ना। ब्रिज का काम क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ब्रिज के जरिए आप जा सकते हैं। ब्रिज नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। तो इसी तरह अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको उसे अच्छे से समझना होगा, तो अच्छे से समझेंगे तभी आप उसे कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट। तो देखिए नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। नॉलेज सेंटर मतलब देखिए यहाँ पे जो नॉलेज सेंटर इन्वायरमेंट में क्या है, फोकस किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो नई चीज़ सीख सके, उसे डीपली अंडरस्टैंड कर सके, कि ताकि वो नई सिचुएशन और कंटेक्स्ट को सीख सके। टीचर देखिए बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज सेंटर क्लासरूम है वो रोट मूवमेंट डज नॉट लीड द ट्रू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब देखिए टीचर इसमें बच्चों को पढ़ाते हैं, नॉलेज देते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को रटवाते नहीं है, क्योंकि देखिए रटा हुआ तो आपको भूल जाएगा, लेकिन जो आपने ट्रू अंडरस्टैंडिंग की होगी तो आप उसे ज़िंदगी भर हमेशा याद रखेंगे। इसलिए डीप लर्निंग जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं। अब देखिए जब आप रट्टा मारते हैं तो आपको भी चीज़ समझ नहीं आती, आपको थोड़े देर में भूल जाएगी, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आप उसे ज़िंदगी भर समझ पाएंगे, तो आप उसे कर पाएंगे, है ना। तो नॉलेज सेंटर एनवायरनमेंट क्या है कि आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड करवाना टीचर के द्वारा। असेसमेंट सेंटर एनवायरनमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट मस्ट आल्सो बी असेसमेंट सेंटर विच स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फीडबैक टू लर्निंग। अब देखिए असेसमेंट सेंटर क्या है कि जब फीडबैक दिया जाता है लर्नर के द्वारा, है ना, स्टूडेंट को देखिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अच्छे से पढ़ा, जैसे क्लास में बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया टीचर से, अब उसको देखिए कि उसने कितना पढ़ा कैसे पता चलेगा, फीडबैक होगा ना। जब टीचर ने देखिए क्लास में पढ़ाया, बच्चों से वो टेस्ट लेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो उसे आसानी से जवाब देंगे, तभी तो पता चल पाएगा ना। इसमें क्या है, असेसमेंट सेंटर इन्वायरमेंट होता है कि बच्चों द्वारा फीडबैक देना। असेसमेंट मस्ट मैच लर्निंग गोल्स फॉर्मेटिव और क्लासरूम असेसमेंट यूज टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ फीडबैक थ्रू द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे बच्चों को क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, है ना, तो उसमें क्या है कि उनको कितना समझ में आया, बच्चों ने फीडबैक दिया। अगर देखिए अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए कि टीचर ने अच्छे से समझा दिया। नहीं समझ में आया तो क्या है कि फिर से उसमें क्या होता है कि टीचर को फिर से इम्प्रूवमेंट करनी होती है टीचिंग में, है ना। मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आया तो टीचर बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं एक नए ट्रिक के साथ, कि ताकि बच्चों को समझ में आए। तो फीडबैक अगर अच्छा हुआ तो टीचिंग कामयाब है, फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो टीचिंग कामयाब नहीं है ना। एग्जाम्पल इंक्लूड टीचर कमेंट्स ऑन वर्क एंड क्विक चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द क्लासरूम, सोमेटिव और एंड टू एंड और कोर्स असेसमेंट measure what student have learned by end of period of learning activities. Example include state-wide assessment test and teacher made end of unit exam। अब देखिए जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, जब लेक्चर में एंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि आपको लेक्चर समझ में आया कि नहीं। अब देखिए जब आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम नहीं होते, जब आपके मंथली टेस्ट हो जाते हैं, 2 मंथ बाद हो जाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले यूनिट मैंने आपको पढ़ा दिया टीचिंग एप्टीट्यूड का, मैंने आपको उसमें 100 क्वेश्चन डाले और 100 में से देखिए अगर आपने 80 या 90 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना, 80 प्लस या 90 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए, तो उसमें क्या है, आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपने 10-20 क्वेश्चन सही किए तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, है ना, वो चीज़ है। तो वो क्या है, असेसमेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट। तो लास्ट देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आप ये देखिए जो आपको मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ, ये मैं आपको ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बिल्कुल नया वीडियो है। ऐसा आपको टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीकी से ही करवाया है, आप इसे अच्छे से करिए। तो देखिए पॉलिसीज़ कैसे इंस्टीट्यूशन की है जो फैक्टर को अफेक्ट करती है टीचिंग की, यानी कि टीचिंग जो है कैसे अफेक्ट होती है पॉलिसी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग है वो पॉलिसी से देखिए हमेशा फ्रेम होती है। दीज पॉलिसी कैन गिव ऑटोनॉमी टू द टीचर और कैन कंट्रोल द क्लासरूम एक्टिविटीज। देखिए टीचर अपनी मर्जी से क्लास में कैसे पढ़ाते हैं ना, किस स्टाइल से पढ़ाते हैं, तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है। देखिए अगर टीचर को लगे कि वो एक्सट्रीमली कंट्रोल है उसका क्लास पे, है ना, दिस परफॉर्मेंस विल बी सफ़र, है ना। अगर मान लीजिए टीचर फील करता है कि उसका क्लास पे कंट्रोल नहीं है,
तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। अगर सोचता है कि क्लास में कंट्रोल है तो वो क्लास में बच्चों को पढ़ा पाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से दे पाएगा। ऑन द अदर हैंड, ऑटोनॉमी टू टीचर टू चूज टीचिंग मेथड एंड क्लासरूम एक्टिविटी विल ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, जब टीचिंग मेथड्स जब वो क्लास में देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इनकी उनको अपनी मर्ज़ी से दिया जाता है कि वो क्लास में कैसे बच्चों को एक्टिविटी कराए, कैसे वो बच्चों को पढ़ाए अच्छे से, है ना। तो वो होती है पॉलिसी। अगर देखिए वो टीचर को छूट दे दे कि हाँ आप इन इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाइए, तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए पॉलिसी है कि आपको बच्चों को सिर्फ किताब में ही पढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाना, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देनी, तो बच्चे क्या है किताबी नॉलेज पे ही डिपेंड रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट बात क्या है, यहाँ पे देखिए जो अदर्स फैक्टर विच अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड द फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ ऑफर टू। अब देखिए टीचर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिसी क्या है। अब देखिए एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है कि टीचर की वो सैलरी वो 5,000 देंगे या 4,000 देंगे इतनी, तो टीचर देखिए उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए टीचर सोचेगा कि मेरी सैलरी इतनी है, मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ, है ना। तो इसलिए अगर टीचर की देखिए सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपीज़, अगर पॉलिसी है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा स्कूल या कॉलेज है, 20,000 30,000 दे रहे हैं टीचर को, तो वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करेंगे, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाएंगे। उन्हें पता है कि सैलरी मिलती है इतनी, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो ये, या अगर जॉब चली गई तो इतनी सैलरी नहीं मिल पाएगी, है ना। दूसरा है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर क्या है, देखिए पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों के ऊपर। अब देखिए मान लीजिए बच्चे क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो वो स्कूल में जाके शिकायत करते हैं, कॉलेज में शिकायत करते हैं कि बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो टीचर को कहिए, तो टीचर के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप उसे अच्छे से पढ़ाइए। तो टीचर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है, इसलिए पेरेंटल प्रेशर होता है। अब देखिए टीचर के ऊपर भी होता है, स्टूडेंट के ऊपर भी होता है। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। टीचर के ऊपर होता है कि आपको अच्छे से पढ़ाना है। तो ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है। तो ऐसे होता ही है हमेशा। पेरेंट्स का जो दखलंदाजी बहुत होती है, जिसकी वजह से टीचिंग इफ़ेक्ट करती है ना। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, तो पेरेंट्स की दखलंदाजी इंटरफेरेंस इतनी होती है, वो कहते हैं कि नहीं बच्चों को आप ऐसे पढ़ाइए, बच्चों को आप ऐसे पढ़ाइए, ये टॉपिक कवर करिए, पहले वो पढ़ाइए फिर वो पढ़ाइए। टीचर को बताते कि वो कैसे पढ़ाते हैं। अगर देखिए कि पेरेंट्स दखलंदाजी करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, बार बार इंटरफेयर करेंगे ना, तो टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा नहीं, वो चलेगा पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। देखिए प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो प्रायर नॉलेज है वो भी इफेक्ट करती है। बच्चों को सारा कुछ समझ में आएगा, जब वही टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए उसमें अगर उनको बहुत सारे टॉपिक नए आ जाए तो फिर भी वो सीखेंगे नहीं, है ना। तो इससे नुकसान किसका है? स्टूडेंट का। डेडिकेशन ऑफ टीचर, देखिए टीचर का डेडिकेशन है ना ज़रूरी है। देखिए टीचर कितनी मेहनत करते हैं क्लास में, कितनी मेहनत नहीं करते, ये उनके ऊपर डिपेंड है। बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो और मेहनत करेंगे, बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वो मेहनत नहीं करेंगे, है ना। इसलिए इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का किस में इंटरेस्ट है। देखिए स्टूडेंट का हमेशा पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं है, खेल कूद में ही होता है, इसलिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या है कि स्टूडेंट का किस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको वो पढ़ाते हैं, है ना। टीचर स्टूडेंट रेशो, यानी कि देखिए क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना। एक टीचर क्लास में बच्चों को देखिए 50 बच्चों को आराम से पढ़ा देंगे, 200 बच्चों को कैसे हैंडल कर पाएंगे, है ना, वो अच्छे से समझेंगे नहीं। क्वालिटी ऑफ द टीचर, टीचर की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, क्या है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टीचिंग मेथड, टीचिंग कौन से मेथड से होती है, टीचिंग ऑनलाइन मेथड से हो रही है, ऑफलाइन मेथड से हो रही है ना, वो चीज़। टीचर कौन कौन से तरीके, लॉन्ग मेथड अपनाता है, शॉर्ट अपनाता है, कौन सा मेथड अपनाता है। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट का रवैया कैसा है। अब देखिए मैनेजमेंट कैसे होती है कॉलेज में, स्कूल में, है ना। प्रॉपर टाइम से सब कुछ क्लासेस लग रही है, प्रॉपर टाइम से सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या है फैक्ट है। सब कुछ टाइम से ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, अब देखिए
इंस्टीट्यूशन, जब भी आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं आप देखते हैं कि इस कॉलेज से कितने बच्चे निकले हैं। आप देखिए, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आप भी देखेंगे कितने बच्चे यहाँ से निकले हैं, तब हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे, है ना। किसी भी जगह आप एडमिशन लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी अचीवमेंट क्या है, क्या वाकई उसने क्वालिफाई करवाए हैं बच्चे कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें हमने देखिए ये सारे फैक्टर कर लिए हैं। इसके पहले पार्ट में हमने टीचिंग के फैक्टर किए थे, अब इसमें हमने 5 फैक्टर किए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप इसे अच्छे से करिए। अगर आपको ज्वाइन करना है डेली व्हाट्सएप ग्रुप PDF नोट्स प्रैक्टिस सेट के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कर सकते हैं। सो विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।